क्या भारत ने यूरोप से डील ब्रेकर मुद्दों पर बाजी मार ली है? जाने कैसे भारत और ईयू एफटीए बदल रहा है वैश्विक व्यापार का नक्शा। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज 29 जनवरी 2026 के इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए की। यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं बल्कि भारतीय कूटनीति के परिपक्वता और चातुर्य का प्रमाण है। आज हम गहराई से देखेंगे कि कैसे भारत ने डेयरी और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को बचाया, ऑटोमोबाइल और वाइन जैसे जटिल मुद्दों पर कोटा आधारित यानी कि कोटा बेस्ड समाधान निकाले और मोबिलिटी समझौते से भारतीय पेशेवरों के लिए यूरोप के रास्ते खोले। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है, खासकर सीबीएम यानी कार्बन टैक्स का बढ़ता खतरा और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने की ज़रूरत। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस पूरे समझौते के न सिर्फ सकारात्मक पहलुओं को समझेंगे बल्कि इसकी बारीकियों और भविष्य की चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है इंग्लिश विद अमिताभ, जैसा कि आप जान रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैच्योर एंड प्रैग्मेटिक। मैच्योर मतलब परिपक्व, यानी कि आप मैच्योर हो जाते हैं ना, और प्रैग्मेटिक का मतलब होता है परिपक्वता। ठीक, सॉरी, व्यावहारिक। मैच्योर का ना परिपक्वता, और प्रैग्मेटिक का मतलब व्यावहारिक। ठीक है, ये दोनों चीज़ जो है इस एडिटोरियल में आया है क्योंकि भारत के जो डील करने वाले जो हैं, जो इसके जो इस डील को अंजाम दिए हैं, वो काफ़ी मैच्योरिटी और प्रैग्मेटिज्म दिखाए हैं अपने अप्रोच में। तो इंडिया डिड वेल टू निगोशिएट अ फेयर डील विद द यूरोपियन यूनियन, यानी कि भारत ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है बातचीत करने में, एक निष्पक्ष समझौता, एक निष्पक्ष सौदा विद द यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपीय यूनियन के साथ एक निष्पक्ष या आप कह सकते हैं न्याय संगत समझौता करने में एक अच्छा प्रदर्शन किया है भारत ने। और इसके पहले हम आगे बढ़ें तो हम एक बार वर्ड्स को फिर से देख लेते हैं। प्रैग्मेटिक यानी कि व्यवहारिक या यथार्थवादी, यानी कि प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, यूटिलिटेरियन, ठीक है ना। आइडियलिस्टिक, इसका एंटो हो जाएगा थियोरटिकल या फिर इम्प्रैक्टिकल। ओके। काउंटर पार्टी, काउंटर पार्टी का जो मतलब होता है दूसरा पक्ष। ठीक है, काउंटर पार्ट कह सकते हैं, अपोजिट पार्टी कह सकते हैं, पार्टिसिपेंट कह सकते हैं। इसका एंटो हो जाएगा एलाई, सपोर्टर या पार्टनर। अकाउंटेड फॉर का मतलब होता है उसमें हिस्सा होना। ठीक है ना, यानी कि वो कितना भाग है और उसका हिस्सा कितना आप ले सकते हैं। तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड या फिर रिप्रेजेंटेड या फिर कंप्राइज्ड, और इसका एंटो हो जाएगा एक्सक्लूडेड, ओमिटेड, डिसरिगार्डेड। इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है असाध्य, जटिल, कठिन, स्टबर्न या फिर इनसॉल्युबल या रिजिड, और इसका एंटो हो जाएगा मैनेजेबल, फ्लेक्सिबल या सॉल्वेबल। ठीक है। डिरेल का मतलब होता है पटरी से उतार देना। इसका डिरेल जो होता है पटरी से उतरता है, लेकिन इसका जो है फिगरेटिव यूज़ किया जाता है वो यहाँ पर किया गया है, मतलब डिसरप्ट, ऑब्स्ट्रक्ट या सेबोटाज। इसका एंटो हो जाएगा फैसिलिटेट, एडवांस या सपोर्ट। बर्जुएनिंग का जो मतलब होता है तेजी से बढ़ता हुआ, एक्सपेंडिंग, फ्लरिशिंग, बूमिंग। इसका एंटो डिक्लाइनिंग, श्रिंकिंग या स्टेगनेटिंग। हिंड्रेंसेस का मतलब होता है आपका बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स, बैरियर्स, इम्पेडिमेंट्स। इसका एंटो एड्स हो जाएगा, इनेबलर्स होगा, फैसिलिटेटर्स हो जाएगा। इलस्ट्रेटेड का जो मतलब होता है स्पष्ट किया गया, यानी कि एक्सप्लेन किया गया या क्लियर किया गया। डिमॉन्स्ट्रेटेड, एक्सप्लेन या क्लैरिफाइड। एंटो हो जाएगा ऑब्सक्योर्ड या फिर कॉन्फ्यूज्ड या फिर कॉन्सील्ड। मैकेनिज्म का मतलब होता है तंत्र, सिस्टम, फ्रेमवर्क या प्रोसेस। इसका एंटो कैओस, डिसऑर्डर या रैंडमनेस। अपसाइड का मतलब होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट, सकारात्मक पक्ष, एडवांटेज, बेनिफिट, मेरिट, और इसका एंटो हो जाएगा डाउनसाइड, ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज। ऑफसेट का जो मतलब होगा वो होगा संतुलित करना, या इसको जो है आप एक क्या ये भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ को जो है उसके जो
कमियां हैं उसको एक तरीके से दूर करना, एक तरह काउंटर बैलेंस करना, संतुलित करना, न्यूट्रलाइज करना, कंपेंसेट करना। और इसका एंटो हो जाएगा वर्सन, इंटेंसिफाई, एग्रेवेट, मतलब और ज़्यादा खराब करना। पैन स्टिकिंगली जो का मतलब होता है बहुत ही मेहनत से कोई काम या बहुत ही कोशिश करके जो करते हैं उसको मेटिकुलसली कहते हैं, डिलीजेंटली कहते हैं, केयरफुली कहते हैं। इसका एंटो हो जाएगा केयरलेसली, हैस्टली या फिर नेग्लिजेंटली। चलिए इडियम एंड फ्रेजेस भी देख लेते हैं। डिड वेल टू का मतलब होता है टू एक्ट वाइजली और मेक अ गुड डिसीजन, यानी कि समझदारी से काम करना या अच्छा निर्णय लेना। ऊपर वाला जो आपने अभी देखा सब जो हेडलाइन था उसमें डिड वेल टू लिखा हुआ था। तो इंडिया डिड वेल टू प्रोटेक्ट इट स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, अपना जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को रक्षा करने में अच्छा प्रदर्शन किया या समझदारी से निर्णय लिया ड्यूरिंग द FTA नेगोशिएशंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अकाउंट फॉर का अभी बताए भी थे ऊपर में कि इसका कुल हिस्सा में आपका जो कुल चीज़ों में आपका हिस्सा कितना है उसका। जैसे EU अकाउंट्स फॉर अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड, जो बाहरी ट्रेड है भारत का उसमें एक अच्छा खासा जो हिस्सा है वो यूरोपियन यूनियन का है। ठीक है ना। चलिए ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ या ड्यू टू। इसका द एग्रीमेंट इज सिग्निफिकेंट, ये एग्रीमेंट जो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? तो ऑन अकाउंट ऑफ द साइज ऑफ द EU इकोनॉमी, EU इकोनॉमी का जो अर्थव्यवस्था का जो आकार है, जो साइज है, उसके वजह से जो है ये एग्रीमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अराइव एट का मतलब किसी निष्कर्ष या समाधान में पहुंचना। ठीक है, तो बोथ साइड्स अराइव्ड एट ए वर्कबल कॉम्प्रोमाइज ऑन ऑटोमोबाइल्स, तो दोनों पक्ष जो है ना ऑटोमोबाइल के मुद्दे या क्षेत्र पर जो है एक व्यवहारिक या एक वर्केबल कॉम्प्रोमाइज समझौते पर पहुँचे। ठीक है। व्हाट स्टूड आउट का जो मतलब होता है यानी कि जो मतलब सबसे अलग थलग की मतलब अलग जो बात है या बहुत ही बेहतरीन जो बात होगी, मतलब नोटिसेबल वाली बात या इम्प्रेसिव वाली बात, वो होता है व्हाट स्टूड आउट। तो जो सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करे आपका, तो व्हाट स्टूड आउट वाज इंडियाज मैच्योर नेगोशिएटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, यानी कि भारत का जो मैच्योर नेगोशिएटिंग स्ट्रेटेजी है वो सबसे एकदम मतलब ध्यान आकर्षित करने वाला है। ठीक है। डिरेल निगोशिएशंस का मतलब होता है वार्ताओं को असफल कर देना, यानी कि पटरी से गिरा देना या तरीके से उसको जो है असफल करना। डिसएग्रीमेंट्स ओवर टैरिफ्स, ये जो टैरिफ्स को लेकर जो असहमति या मतभेद जो थे वो क्या कर दिया, ट्रेड टॉक्स को डिरेल कर दिया या कर सका या उतार सकता है या कर सकता है। दैट सेड का बड़ा अच्छा यूज़ है यहाँ पर देखिएगा। इसका मतलब होता है हाउ एवर, इसके बावजूद या हालांकि। दैट सेड सम कंसर्न्स रिमेन अबाउट इम्प्लीमेंटेशन डिलेज, तो इसके बावजूद जो है कुछ जो चिंताएं हैं क्रियान्वयन को लेकर। ठीक है ना, क्रियान्वयन के देरी को लेकर, डिलेज को लेकर वो चिंताएं बनी हुई है। रिमेन बना होना। द अपसाइड का मतलब होता है, आपको ऊपर भी बताए थे कि सकारात्मक पक्ष जो होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो द अपसाइड इज़ दैट, सकारात्मक पक्ष ये है या एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि पॉलिसी जो है ना ये समान रूप से मतलब कि लागू होती है सभी देशों में। हाँ, टेक एडवांटेज ऑफ का मतलब लाभ उठाना। इन्वेस्टर्स आर कीन टू टेक एडवांटेज ऑफ चीपर एक्सपोर्ट रूट्स। चीपर एक्सपोर्ट रूट्स अगर बन जाएगा हमारा, तो इसका जो है वो लाभ उठाएंगे इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स आएंगे यहाँ पर। तो इन द लॉन्ग रन मतलब होता है लंबे समय में या ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विल बेनिफिट द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन, यानी कि अगर संरचनात्मक सुधार होता है तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी को जो है लाभ पहुँचेगा लंबे समय में। तो एट द मोमेंट का मतलब होता है एट प्रेजेंट या करेंटली। ठीक है, तो एट द मोमेंट CBAM अप्लाइज टू ओनली अ फ्यू प्रोडक्ट्स, ये केवल कुछ ही प्रोडक्ट्स में ये लागू होता है CBAM। ठीक है, चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। आइए। द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आपका, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता, FTA ही पढ़ेंगे, किसके बीच हुआ है? इंडिया के बीच और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो बताया जा रहा है नॉट जस्ट, न केवल
ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के वजह से, द साइजेस ऑफ द इकोनॉमीज इन्वॉल्व जो है यहाँ पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव में काम कर रहा है और इकोनॉमीज को जो है ये मॉडिफाई कर रहा है। मतलब ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं जो इसमें शामिल है उनके आकारों को देखते हुए या उनके आकारों की वजह से न केवल ये सिग्निफिकेंट है बल्कि ये सिग्निफिकेंट है इसके वजह से भी, बल्कि ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि इट शोकेसेस, ये दर्शाता है, ये प्रदर्शित करता है इंडियन निगोशिएटर्स के स्किल को और मैच्योरिटी को, यानी कि जो उसका कुछ कौशल है और जो उसकी परिपक्वता है जब बात आती है डीलिंग विथ अ पावरफुल काउंटर पार्टी, यानी कि जब बात आती है एक शक्तिशाली जो दूसरा पक्ष है उसके साथ समझौते करने की, तो इंडियन नेगोशिएटर्स की जो स्किल है और मैच्योरिटी है उस चीज़ को दर्शाने में भी ये इसके वजह से जो है ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट या आप कह सकते हैं एक सिग्निफिकेंट डील है ये, ठीक है। इंडिया हैज़ मैनेज टू निगोशिएट फेवरेबल टर्म्स इन ईच ऑफ द प्रीवियस 8 FTAs ऑफ द लास्ट 4 years और सो। यहाँ तक पढ़ लेते हैं पहले। इंडिया जो है मैनेज्ड मतलब सफल रहा है बातचीत करने में अनुकूल शर्तों पर, जो अनुकूल शर्त है इंडिया के लिए, तो उन शर्तों पर जो है इंडिया बातचीत करने में सफल रहा है इन ईच ऑफ द प्रीवियस 8 FTAs ऑफ द लास्ट 4 years और सो, यानी कि पिछला 4 साल में जो 8 FTAs जो हुए हैं, पिछले 8 FTAs हुए हैं, मुक्त व्यापार समझौता जो हुए हैं, उनमें से प्रत्येक में जो अनुकूल शर्तों पर निगोशिएट बातचीत करने में इंडिया जो है सफल रहा है। बट लेकिन दोज वर विथ मच स्मॉलर इकोनॉमीज और ग्रुपिंग्स, लेकिन ये जितने भी FTAs, दोज मतलब ये सारे FTAs जो हैं दोज वर, ये सारे जो थे विथ मच स्मॉल, कहीं मतलब कि छोटे अर्थव्यवस्था के साथ थे या समूह के साथ थे। फॉर कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के लिए, द अदर 8 FTAs टुगेदर, ये जो अन्य जो 8 FTAs जो हैं मिलजुल कर यानी कि मिला जुला कर उनका हिस्सा जो बनता है वो है आपको 16% ऑफ इंडियाज टोटल ट्रेड इन 2024-2025, यानी 2024-25 में जो भारत का कुल व्यापार का ये 16% का हिस्सा 8 FTAs का था, ठीक है। जबकि EU जो यूरोपियन यूनियन है अपने आप में इसका अकाउंटेड फॉर, यानी कि उनका हिस्सा जो है लगभग 12% तक, नियरली 12%। अंडर द लेटेस्ट डील, ये जो लेटेस्ट डील हुआ, नवीनतम जो समझौते हुए हैं उसके तहत EU जो है विल ड्रॉप टैरिफ्स, ये शुल्क हटा देंगे किसमें, ऑन 99.5% ऑफ द आइटम्स, यानी कि दैट इंडिया एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो इंडिया एक्सपोर्ट्स करता है यानी कि निर्यात करता है वैसे आइटम्स के 99.5% पर टैरिफ हटा देगा EU, ठीक है। विथ मोस्ट गोइंग डाउन टू जीरो, जिसमें से अधिकांश जो हैं वो जीरो हो जाएंगे इमीडिएटली अपॉन इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जैसे ही इसको लागू किया जाता है उसके बाद तुरंत जो है ये जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इंडिया हैज़ गिवन टैरिफ कंसेशन, ठीक है ना, इंडिया ने, भारत ने क्या दिया है, टैरिफ में रियायतें दी हैं, शुल्क में रियायत या छूट दिया है ऑन 97.5% ऑफ यूरोज एक्सपोर्ट्स, यानी कि यूरोप के द्वारा जो निर्यात किए जाने वाले जो सामान हैं इंडिया को, उसमें 97.5% का मतलब कि सामानों पर जो है इंडिया जो है उसको रियायत दी है, उसको छूट दिया है। बोथ साइड्स डिड वेल टू एड्रेस इशूज दैट वर प्रीवियसली इंट्रैक्टेबल, यानी कि दोनों पक्ष जो है ना, दोनों यानी कि EU और इंडिया दोनों हैं, उसने बहुत बेहतरीन किया है इन मामलों को, ये जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने, एड्रेसमेंट सॉल्व करने में, ठीक है ना, उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। दैट वर्ड, ये जो इशूज के लिए दैट आया है, दैट वर्ड प्रीवियसली, जो पहले जो है इंट्रैक्टेबल था, यानी कि दुर्गम था, असाध्य था, जिस पर आप मतलब कि बातचीत नहीं कर पा रहे थे या कर नहीं सकते थे, ठीक है ना, इंट्रैक्टेबल था, बड़ा स्टबर्न था। इंडिया इंश्योर्ड, इंडिया ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि दैट स्ट्रैटेजिक एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये जो रणनीतिक जो कृषि क्षेत्र हैं और जो डेयरी है,
वर एक्सक्लूडेड, उसको हटा दिया जाए, उसको बाहर रखा जाए फ्रॉम द डील से, समझौते से उसको बाहर रखने के लिए उसने इस चीज़ को सुनिश्चित किया। द EU टू मैनेज, EU ने भी, यानी कि EU जो है उसने भी वो सफल रहा टू एक्सक्लूड सेवरल ऑफ इट्स सेंसिटिव एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, यानी कि कई सारे जो संवेदनशील, कई सारे सेंसिटिव संवेदनशील जो कृषिगत क्षेत्र जो हैं उनके या सेक्टर्स जो हैं उसको अलग रख, इस समझौते से अलग रखने में वो भी सफल रहा EU भी। व्हाट स्टूड आउट, जो सबसे उल्लेखनीय बात है या जो अलग जो आप इसमें या जो बड़ा सिग्निफिकेंट बात है या जिसको आप कह सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, was how the two sides arrived at workable solution on automobiles, यानी कि ऑटोमोबाइल्स को लेकर, ठीक है, दोनों पक्ष जो है एक वर्केबल यानी कि व्यवहारिक समाधान पर ये कैसे पहुंचे, ये एक देखने वाली बात है। व्हाट स्टूड आउट, ये एक देखने वाली बात है कि कैसे कैसे दोनों पक्ष जो है वो वर्केबल सॉल्यूशन में पहुंचे, एक व्यवहारिक समाधान पर पहुंचे ऑटोमोबाइल्स को लेकर। इट हैड बीन डिसएग्रीमेंट्स, मतलब पहले जो है हैड बीन जो है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है जो पास्ट में पास्ट को दिखा रहा है, मतलब एक पास्ट है और उसके पहले वाला जो पास्ट है उसको, मतलब ठीक है। तो इट हैड बीन डिसएग्रीमेंट्स, ये मतलब कि मतभेद रहे थे ओवर ऑटो को लेकर एंड ऑटो पार्ट्स को लेकर, दैट हैड डिरेल्ड निगोशिएशंस इन 2013, जिसने जो है इस बातचीत को पटरी से उतार दिया था या असफल कर दिया था। द कोटा बेस्ड सिस्टम नाउ अराइव्ड एट ओनली एट नॉट ओनली, ठीक है, प्रोटेक्ट्स इंडियाज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, ठीक है, at the lower end of the price band, but also provides a big opportunity for Europe's luxury car makers, ठीक है। ये पूरा पढ़ लेते हैं। द कोटा बेस्ड जो है, कोटा बेस्ड सिस्टम मैं आपको अभी बता रहा हूँ, नाउ अराइव्ड एट, जिसमें जो है अभी पहुंचा गया है मतलब क्या, जिस पर समझौता हुए हैं, ठीक है ना। नॉट ओनली, ना केवल ये प्रोटेक्ट्स करता है भारत के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को एट द लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड, ये एक प्राइस बैंड है, मान लीजिए 5 से 50 लाख का, 5 लाख से लेकर 50 लाख का, ठीक है, लेकिन लोअर एंड जो होगा 5 लाख से 10 लाख के बीच का जो बैंड होगा वो लोअर एंड होगा, ठीक है ना। तो लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है भारत का, उसको न केवल ये सुरक्षा प्रदान करता है या उसको बचाता है, बल्कि यह जो है ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी, मौका भी देता है या अवसर देता है यूरोप के लग्जरी कार मेकर्स को, ठीक है ना। सिमिलरली, उसी तरह मैं आपको ये लाइन अभी बता के फिर आपको इसके बारे में, कोटा बेस्ड के बारे में बताता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह जो है कोटा बेस्ड वाइन टैरिफ्स जो है, यानी कोटा बेस्ड पर आधारित जो वाइन टैरिफ्स है, वाइन पर लगने वाला शुल्क जो है, नॉट ओनली गिव फ्रेंच वाइन मेकर्स, न केवल फ्रेंच वाइन मेकर्स को एक अवसर देता है, जो कि एक फर्वेंट डिमांड है, जो कि बड़ा एक उत्साहित एक डिमांड है, मांग है ऑन देयर पार्ट, उनके तरफ से, बट ऑल्सो, बल्कि यह जो है प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शंस भी, यानी कि एक सुरक्षा ही प्रदान करता है टू इंडियाज, भारत के बर्जुएनिंग, बढ़ता हुआ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। तो हम लोग अब कोटा बेस्ड जो सिस्टम है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी यूज़ हुआ है और यहाँ भी यूज़ हुआ है, ठीक है, यहाँ भी यूज़ हुआ। तो कोटा बेस्ड समझिए ये क्या है। इसका उपयोग जो है ना, कोटा बेस्ड सिस्टम का उपयोग एक बहुत ही चतुर कूटनीतिक रास्ते के रूप में किया गया है। साधारण तौर पर जब दो देश FTA करते हैं तो वे टैक्स को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, लेकिन कारों के मामले में ऐसा करना भारतीय कंपनियों के लिए खतरनाक हो सकता था, इसलिए कोटा सिस्टम लाया गया। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कोटा का मतलब है एक निश्चित सीमा, यानी कि लिमिट, ठीक है। इस समझौते के तहत भारत और EU ने तय किया कि एक साल में केवल एक सीमित संख्या में ही यूरोपीय कारें कम टैक्स या जीरो टैक्स पर भारत आ सकेंगी, ठीक है।
अब ये लोअर एंड को कैसे बचाता है? तो भारतीय बाजार में सबसे ज़्यादा मुकाबला किफ़ायती कारों यानी कि लोअर एंड में है। अगर यूरोप की सस्ती कारें बिना किसी रोक टोक के भारत आती तो भारत की घरेलू कंपनियों को नुकसान पहुंचता, जैसे टाटा महिंद्रा मारुति वगैरह जो हैं उनका। कोटा सिस्टम लगाकर भारत ने यह सुनिश्चित किया कि विदेशी कारों की एक सीमित संख्या ही बाजार में आए, ताकि भारतीय कंपनियों का मास मार्केट हिस्सा सुरक्षित रहे। लग्जरी कारों के लिए यह मौका कैसे हो सकता है? तो यूरोप, विशेषकर जर्मनी और फ्रांस, वो चाहते थे कि उनकी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी कारें भारत में सस्ती हों। इस डील में कोटा सिस्टम का फायदा इन लग्जरी कार मेकर्स को भी मिलेगा। क्योंकि ये कारें बहुत महंगी होती हैं, इसलिए इनकी संख्या वैसे भी कम होती है। कोटा के भीतर रहकर ये कारें कम टैक्स पर भारत आ सकेंगी, जिससे उनकी कीमतें कम होगी और उनकी बिक्री बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पर वाइन टैरिफ्स भी बता रहा है, तो वाइन के मामले में भी यही नियम है, यही कोटा वाला लॉजिक वाइन पर भी लागू किया गया है। फ्रांसीसी वाइन निर्माताओं को जो इसमें फ़ायदा होगा, एक तय मात्रा तक वे अपनी वाइन कम टैक्स पर भारत भेज सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है इंडिया के भी बर्जूनिंग जो आपका डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वाइन को लेकर। तो एक सीमा के बाद जो है क्या होगा, इसमें टैक्स फिर से बढ़ जाएगा। इसलिए भारत का अपना उभरता हुआ वाइन उद्योग, जैसे नासिक की वाइनरीज है, तो विदेशी ब्रांड्स के दबाव में पूरी तरह नहीं दबेगा। संक्षेप में कोटा सिस्टम एक स्पीड ब्रेकर की तरह है। यह विदेशी सामान को आने तो देता है, लेकिन उसकी रफ्तार और मात्रा को काबू में रखता है, ताकि देश के अपने छोटे और बड़े उद्योग बर्बाद न हो। तो समझ गए आप कोटा बेस्ड सिस्टम क्या है। आगे बढ़ते हैं। Such a mature and pragmatic approach to persistent hindrance is the way large economies must negotiate with each other। बोल रहा है इस तरह का जो परिपक्व वाला और व्यवहारिक जो दृष्टिकोण है टू पर्सिस्टेंट हिंड्रेंसेस, ठीक है ना, ये लगातार जो बाधाएं हैं उसके लिए जो एक इस प्रकार के मैच्योर और प्रैग्मेटिक अप्रोच जो है वो एक रास्ता है जो लार्ज इकोनॉमीज यानी कि बड़े जो अर्थव्यवस्था हैं उसको मस्ट नेगोशिएट विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए ऐसे अप्रोच को अपनाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे मतलब कि नेगोशिएट इसी तरीके से करना चाहिए। This is further illustrated by the mobility, defense and technology agreements that were signed separately। ये जो है और ज़्यादा क्लैरिफाइड होता है, इलुस्ट्रेटेड होता है और ज़्यादा स्पष्ट होता है किससे? बाय द मोबिलिटी से, डिफेंस से और टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट से। ये मोबिलिटी को लेकर एग्रीमेंट्स किए गए हैं, रक्षा को लेकर एग्रीमेंट्स किए गए हैं और टेक्नोलॉजी को लेकर एग्रीमेंट्स किए गए हैं। तो इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाता है, जिसको कि साइन किए गए हैं सेपरेटली, अलग अलग साइन किए गए हैं। तो आपने तो डिफेंस तो समझ गया कि रक्षा जो सौदे होंगे, या टेक्नोलॉजी वाला भी समझ गया, लेकिन मोबिलिटी का जो मतलब होता है तो हिंदी में गतिशीलता कह देते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर अर्थ जो है ना व्यापक भी है और महत्वपूर्ण भी है। यहाँ केवल चलना फिरना नहीं है या लोगों की आवाजाही से ही नहीं। जब दो देश मोबिलिटी एग्रीमेंट करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, उनके लिए एक दूसरे के देश में जाना, रहना और काम करना आसान बनाना होता है, ठीक है। तो इस वाक्य के संदर्भ में इसके 3 पहलू हैं। पहला तो यह है कि भारत के लिए यह बहुत बड़ी जीत है। इसके तहत भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को यूरोपीय संघ के देशों में काम करने के लिए वीज़ा आसानी से मिल सकेगा। इसे अक्सर मोड 4 ट्रेड कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स के लिए कैसा अपॉर्चुनिटी है? इससे भारतीय छात्रों के लिए यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने और पढ़ाई खत्म होने के बाद वहाँ अनुभव प्राप्त करने के लिए रुकने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है। और तीसरा है इलीगल माइग्रेशन पर रोक। तो आमतौर पर ये समझौते एक लेन देन की तरह होते हैं। यूरोप भारत को लीगल मोबिलिटी के आसान रास्ते देता है
और बदले में भारत इस बात पर सहमत होता है कि वो अपने उन नागरिकों को वापस लेगा जो बिना वैध दस्तावेजों के वहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि यह भारत और यू के बीच परिपक्व संबंध जो हैं उन अलग समझौते से और भी स्पष्ट हो जाती है जो लोगों की आवाजाही यानी कि मोबिलिटी, रक्षा और तकनीकी के क्षेत्रों में किए गए हैं। तो समझ गए आप इसका मतलब क्या है, मोबिलिटी का मतलब। तो दैट सेड, ये भी हमने आपको बताया था। दैट सेड का मतलब हाउ एवर होता है, हाउ एवर यानी कि इन चीज़ों के बावजूद देयर आर सम कंसर्न्स, कुछ चिंताएं हैं। वो चिंताएं क्या है, मतलब कि इंडिया कुड नॉट निगोशिएट एनी कॉन्सेशन। ठीक है ना, इंडिया जो है कोई छूट नहीं ले पाया या कोई रियायत नहीं मतलब कि उस पर कोई बातचीत नहीं कर पाया अंडर द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यानी कि कुड नॉट निगोशिएट मतलब इंडिया को जो है ना ये कॉन्सेशन लेने में या छूट लेने में या रियायत लेने में ये CBAM यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत कोई भी छूट उसको हासिल नहीं हो पाया इंडिया को। ठीक है ना, तो आप पूछेंगे कि CBM जो होता है यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म वो क्या होता है। तो सरल भाषा में इसे आप कार्बन टैक्स कह सकते हैं, जो यूरोपीय संघ उन सामानों पर लगाता है जिन्हें बनाने में बहुत अधिक प्रदूषण हुआ हो। ठीक है, इसको इसमें 3 बिंदुओं को आप देखें। पहला तो बिंदु है कि यह क्यों लगाया जाता है। यूरोप के देशों में पर्यावरण के नियम बहुत सख्त हैं। वहाँ की कंपनियों को प्रदूषण कम करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, जिससे उनका सामान महंगा हो जाता है। वहीं भारत या चीन जैसे देशों में नियम थोड़े नरम हैं, जिससे यहाँ सामान सस्ता बनता है। यूरोप को लगता है कि यह उनकी कंपनियों के साथ नाइंसाफ़ी है, इसलिए वे बाहर से आने वाले प्रदूषण फैलाने वाले सामान पर बॉर्डर पर ही एक्स्ट्रा टैक्स लगा देते हैं। इसी को CBAM कहते हैं। तो भारत के लिए चिंता की क्या बात है इसमें, तो एडिटोरियल ये कहता है कि भारत इस मामले में कोई विशेष छूट नहीं पा सका। अभी यह टैक्स केवल 6 चीज़ों पर है, जैसे लोहा, स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक और बिजली। भारत यूरोप को बहुत सारा स्टील और एल्युमिनियम निर्यात करता है। अगर इन पर भारी कार्बन टैक्स लगेगा तो भारतीय सामान यूरोप में महंगा हो जाएगा और लोग उसे कम खरीदेंगे। तो इसका एक तीसरा जो पहलू है, इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। ठीक है ना, भले ही भारत को सीधी छूट नहीं मिली, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण शर्त जो है वो मनवा ली है, मोस्ट फेवर्ड नेशन जैसा व्यवहार का। इसका मतलब है कि अगर भविष्य में यूरोपीय संघ किसी भी तीसरे देश जैसे ब्रिटेन या अमेरिका को CBAM में कोई भी रियायत या छूट देता है तो वह छूट अपने आप भारत को भी मिल जाएगी। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि भारत के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो सारांश यह है कि एडिटोरियल का जो कहना है वो कुल मिलाकर यह डील बहुत प्रैग्मेटिक है। भारत ने अपनी डेयरी और खेती को तो बचा लिया, लग्जरी कारों का रास्ता भी खोल दिया और प्रोफेशनल के लिए वीज़ा आसान करवा लिया। बस अब चुनौती यह है कि भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इतना आधुनिक बनाए कि भविष्य के इन कार्बन टैक्स वाले नियम को सामना कर सके। तो बस लबोलुआब यही है। ठीक है ना, तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का एट द मोमेंट मतलब प्रेजेंट में दिस टैरिफ्स अप्लाइज टू ओनली 6 प्रोडक्ट्स। अभी बताए थे कौन कौन प्रोडक्ट्स में ये टैरिफ जो है केवल उसी में लगता है 6 प्रोडक्ट्स पर। बट इज डिज़ाइन, लेकिन इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो किसके लिए, टू इंक्लूड ऑल इंडस्ट्रियल गुड्स इन सम ईयर्स। लेकिन कुछ वर्षों में इसमें सारे इंडस्ट्रियल गुड्स इसमें शामिल होने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, इसको बनाया गया है। द अपसाइड, जो सकारात्मक पक्ष जो है अभी जो हमने आपको बताया, इज दैट वो क्या है कि CBAM जो है ना वो अप्लाइज टू ऑल कंट्रीज इक्वली, ये समान रूप से सभी कंट्रीज में लगता है। लेकिन इंडिया हैज़ डन वेल टू नेगोशिएट अ डील, लेकिन इंडिया ने एक बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है इस समझौते को निगोशिएट करके, वेर इन जिसमें एनी कॉन्सेशन, कोई भी रियायत ग्रांटेड टू अ थर्ड कंट्री, किसी भी तीसरे देश को अगर दिया जाता है तो वुड ऑटोमेटिकली, तो ये कॉन्सेशन जो है स्वतः ही जो है ना ये लागू हो जाएगा इंडिया में भी,
इट एज वेल, ठीक है ना, एज वेल मतलब भी। सेकेंड, दूसरी बात क्या है, इफ इंडिया इज टू अट्रैक्ट foreign investors looking to take advantage of a cheaper export route to Europe, it will have to quickly implement reforms that encourage large scale manufacturing. कह रहा है कि दूसरी बात है कि अगर इंडिया को अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, वो फॉरेन इन्वेस्टर जो चाहते हैं या जो देख रहे हैं लाभ लेना चीपर एक्सपोर्ट रूट को, यूरोप की तरफ जाने वाले जो रूट हैं वो बड़ा सस्ता एक्सपोर्ट रूट हो जाए, तो उसका लाभ अगर लेना चाहते हैं तो इट ना इंडिया को विल हैव टू क्विकली, ये जल्द से जल्द इसको लागू करना पड़ेगा, उन सुधारों को जो इनकरेज करेगा, जो प्रोत्साहित करेगा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को, मतलब बड़े स्तर पर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको इनकरेज करेगा। फाइनली अंत में, with the FTA document to be translated into 27 European languages before it can be cleared by each country and finally the European Parliament, actual implementation will likely take a while, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि अंत में क्या है कि FTA डॉक्यूमेंट को जो है, यानी कि जो दस्तावेज है उसको ट्रांसलेट किया जाएगा 27 यूरोपियन भाषाओं में, इससे पहले कि इसको मंजूरी मिल जाए प्रत्येक देशों के द्वारा और अंत में यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा, इससे पहले 27 यूरोपियन लैंग्वेजेस में ये एफटीए डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट किया जाएगा, उसको अनुवाद किया जाएगा। तो उसके संदर्भ में एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, जो वास्तविक जो इसका जो लागू होने का जो ये है उसमें कुछ समय लगेगा। विल लाइकली मतलब संभावना है, लाइकली में संभावना, टेक अ वाइल में कुछ समय लगेगा। इंडिया मस्ट पुश फॉर, इंडिया को जो है दबाव डालना चाहिए या डिमांड करना चाहिए एज स्पीडी अ क्लियरिंग प्रोसेस एज पॉसिबल, मतलब उतना ही संभव हो सके जितना कि ये मतलब कि जितना जल्द से जल्द संभव हो सके उसको क्लियरिंग प्रोसेस यानी कि मंजूरी की जो प्रक्रिया है उसके लिए दबाव डालना चाहिए इंडिया को। अदरवाइज अन्यथा द गेन सो पेनस्टेकिंगली बार्गेन फॉर, यानी कि ये जो लाभ जो है जिसको कि बहुत ही मेहनत से हासिल किया गया है या मोलभाव किया गया है, विल बी टू लेट टू ऑफसेट द यूएस टैरिफ पेन, तो ये काफ़ी लेट हो जाएगा क्या करने में, ऑफसेट करने में यूएस टैरिफ पेन को। यानी ऑफसेट का मतलब कि एक तरीके से जो यूएस के टैरिफ से जो भारत को जो कष्ट हुआ है, जो जिसमें वो सफ़र कर रहा है, उसको पूरी तरह से उलटने में या उसको एक तरीके से निवारण करने में उसको काफ़ी लेट हो जाएगा। तो आज का एडिटोरियल काफ़ी महत्वपूर्ण था, जैसा कि आपने देखा या सुना। तो आज का जो ये क्या कहेंगे आपको एडिटोरियल में एक चीज़ तो क्लियर है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो ये ऐतिहासिक समझौते का जो ये पूरा विश्लेषण में एक ये चीज़ कर कि भारत अब दुनिया की मेज पर सिर्फ एक बाजार बनकर नहीं बल्कि एक मजबूत साझीदार और चतुर वार्ताकार बनकर बैठ रहा है। लेकिन जैसा कि एडिटोरियल ने चेतावनी दी है कि गेंद अब हमारे पाले में, क्या हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को उस स्तर पर ले जा पाएंगे कि हम यूरोपीय मानकों का मुकाबला कर सकें, और क्या प्रशासनिक देरी इस सुनहरे मौके को धुंधला कर देगी, जैसा कि लास्ट लाइन में आपने देखा, ठीक है ना। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि लग्जरी कारों पर कोटा देना एक सही कदम था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको आज का यह डीप डाइव विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप द हिंदू के हर ज़रूरी एडिटोरियल का ऐसा ही आसान एनालिसिस चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे और नई बारीकियों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।